हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम नया टॉपिक करेंगे एंजाइम। एंजाइम एक ऐसा टॉपिक है जो हमें 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उस समय हम लेवल टू लेवल इसको पढ़ते हैं कि कितने लेवल पे आपको इसको पढ़ाया जाता है। आज हम एंजाइम लेवल को हाईएस्ट लेवल, एंजाइम का हाईएस्ट लेवल के ऊपर पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके अंदर बताया जाएगा आपको। एंजाइम्स में क्या क्या आता है, टाइप्स क्या होते हैं इसके, वो सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज द व्हाट आर एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम कैन बी डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल पॉलीमर्स दैट कैन कैटालाइज बायोलॉजिकल रिएक्शंस। एंजाइम वो बायोलॉजिकल पॉलीमर्स होते हैं जो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं, उसको इंक्रीज करते हैं, उसको स्पीड अप करते हैं। वो क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम बायोलॉजिकल ही होते हैं, इसीलिए इनको बायोकैटालिस्ट भी बोला जाता है। बायोलॉजी में इनको यूज किया जाता है और एक से ज़्यादा यूनिट्स उसमें जुड़ती हैं, इसलिए इसको पॉलीमर्स बोला जाता है। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल पॉलीमर्स होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम्स आर प्रोटीन्स विच कैटालाइट कैपेबिलिटी क्रूशियल टू द परफॉर्म डिफरेंट प्रोसेसेस। जो एंजाइम्स होते हैं सभी क्या हैं? मेजॉरिटी में क्या होते हैं? वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। प्रोटीन्स क्या होते हैं? अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं, तभी इनको क्या बोला जाता है? पॉलीमर्स बोला जाता है। इनका काम क्या होता है? कैटालाइज करने का काम होता है। इन जो भी रिएक्शंस हो रही है उसको कैटालिटिक एक्शंस में जल्दी से इसको कंप्लीट करवाना होता है। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड अदर केमिकल रिएक्शंस इन द सेल आर कैरिड आउट बाय ए सेट ऑफ एंजाइम्स दैट आर नेसेसरी टू सस्टेन लाइफ। अगर हमारी लाइफ में या हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स नहीं होते हैं तो हमारी रिएक्शंस जो होती हैं, बॉडी के अंदर की जो रिएक्शंस होती हैं जिनको हम बायोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं, वो बहुत स्लो हो जाएंगी। जैसे अगर हमने खाना खाया है, जो फूड हमने लिया है, उस फूड को डाइजेस्ट करने में हमें बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा, वो डाइजेस्ट नहीं होगा विदाउट हेल्प ऑफ द एंजाइम्स। तो हमारी बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस जो हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए एक सेट ऑफ एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। अगर हम डाइजेशन की बात करते हैं तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। अगर हम और किसी की रिएक्शंस की बात करते हैं, फॉर्मेशंस की बात करते हैं, तो उनमें अलग अलग एंजाइम्स का जो फंक्शन होता है। विदाउट एंजाइम्स हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। और हमारी एक रिएक्शंस को, या फिर ये माने कि हम 1 बाइट ऑफ आवर फूड, अगर हम उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी हमें बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा, लेकिन हम जो फूड है वो डाइजेस्ट बहुत जल्दी हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। वो किसकी हेल्प से होता है? एक सेट ऑफ एंजाइम्स की वजह से। इनिशियल स्टेज ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस डिपेंड अपॉन द एंजाइम्स विच रिएक्ट विद ए मेटामोलिक्यूल एंड इज कॉल्ड द सबस्ट्रेट। इनिशियल रिएक्शंस, जो कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस बॉडी के अंदर चल रहा है, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? एंजाइम्स के ऊपर। और एंजाइम जिस मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है या जिस मॉलिक्यूल के ऊपर काम करता है उस रिएक्शन के अंदर, उस मॉलिक्यूल को बोला जाता है सबस्ट्रेट। एंजाइम क्या करता है? उस सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देता है? और दूसरे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। जो चेंज्ड मॉलिक्यूल्स, जिनको कन्वर्ट करने के बाद जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। कहने का मतलब क्या है? एंजाइम्स क्या करता है? एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको चेंज करना होता है, और प्रोडक्ट वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो चेंज होने के बाद उनकी फॉर्मेशन होती है। आगे हम द रेगुलेशन ऑफ द एंजाइम्स हैज़ बीन ए की एलिमेंट इन द क्लिनिकल डायग्नोसिस बिकॉज ऑफ देयर रोल इन द मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेसेस। बहुत सारी ऐसी डिजीज़ भी होती हैं जिनमें एंजाइम्स का बहुत रोल प्ले होता है। तो क्लिनिकली डायग्नोसिस किसी भी एंजाइम्स को या फिर किसी भी डिजीज़ को करते हैं तो उसमें क्या है? एंजाइम्स का रेगुलेशन का जो फंक्शन है वो बहुत अच्छे से किया जाता है। मैक्रोमोलिकुलर कंपोनेंट ऑफ ऑल एंजाइम्स कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स एक्सेप्ट ए क्लास ऑफ आरएनए। आरएनए को छोड़कर ज़्यादातर जो प्रोटीन्स एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। सिर्फ आरएनए एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन से मिलकर नहीं बनता है। वो किससे मिलकर बनता है? आरएनए से मिलकर बनता है। और आरएनए खुद एक एंजाइम की तरह एक्ट करता है, इसीलिए उसको हम राइबोजाइम बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि राइबोजाइम एक एंजाइम्स है जो आरएनए से मिलकर बनता है, वो प्रोटीन नेचर का नहीं होता है। अदरवाइज सभी जो प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं, वो प्रोटीन नेचर के होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बनते हैं।
द वर्ड राइबोजाइम इज डिराइव्ड फ्रॉम द राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो उसी से क्या है, एंजाइम का नाम दिया गया है राइबोन्यूक्लिक एसिड एंजाइम, राइबोजाइम। Many ribozymes are molecules of the ribonucleic acid which catalyze reactions in one of their own bonds or among other RNAs। राइबोजाइम्स जो होते हैं वो आरएनए से मिलकर बनते हैं। एक टाइप का आरएनए होता है जो अपनी जो बॉन्ड्स होते हैं उसके फॉर्मेशन के लिए उन्हीं को क्या है वो कैटालाइज करते हैं। ये उसका क्या होता है, फंक्शन होता है, इसलिए एंजाइमेटिकली फंक्शन करता है तो उसको हम राइबोजाइम बोलते हैं। एंजाइम्स आर फाउंड इन ऑल टिश्यू एंड फ्लूइड ऑफ द बॉडी। एंजाइम्स जो होते हैं हमारी बॉडी के मोस्ट ऑफ टिश्यूज और फ्लूइड्स के अंदर क्या है वो प्रेजेंट होते हैं। कैटालिसिस ऑफ ऑल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन मेटाबॉलिकली पाथवे आर कैरिड आउट बाय इंट्रासेलुलर एंजाइम्स। जो कैटालिसिस है वो सेल के अंदर होगा तो उनको हम क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर एंजाइम्स। एक ही सेल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स या फिर जो मॉलिक्यूल्स उनको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा। The enzymes in the plasma membrane governs the catalysis in the cell as a response to the cellular signals and enzyme in the circulatory system regulate clotting of the pathway। जो एंजाइम्स जहाँ पर प्रेजेंट होता है उसका स्पेसिफिक फंक्शन भी वहीं से होता है। अब इन्होंने क्या कहा कि जो एंजाइम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं वो वहाँ कैटालाइज करते हैं सेल को। जो भी फॉर्मेशन होती है, सेल का सिग्नल होता है या कोई और रिस्पॉन्स जो होता है सेल की तरफ से। जो एंजाइम सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं वो ब्लड के क्लोटिंग को या फिर ब्लड के सर्कुलेशन को उसको रेगुलेट करते हैं। तो वो क्या है, उनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं। मोस्ट ऑफ द क्रिटिकल लाइफ प्रोसेसेस आर एस्टेब्लिश्ड ऑन द फंक्शन ऑफ द एंजाइम्स। हमारी लाइफ के बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो एंजाइम्स के फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या है। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। अब हम एंजाइम कर तो रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज वो कैसा होता है, क्या नेचर है उसका, वो सब भी तो हमें पढ़ना है। तो हम पहले देखते हैं उसकी प्रॉपर्टीज ऑफ द एंजाइम। फर्स्ट वन इज द प्रोटीन्स और नेचर। हमने अभी बताया कि या तो एंजाइम्स प्रोटीन नेचर का होगा या आरएनए से मिलकर बनेगा। मोस्ट ऑफ 90% जो केसेज होते हैं वो प्रोटीन्स के होते हैं और 1% केसेज जो 10% केसेज होते हैं जो आरएनए के होते हैं, जो राइबोजाइम है। मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, however example of ribozyme based on the RNA। सिर्फ आरएनए होता है, राइबोजाइम्स होता है जो आरएनए से मिलकर बनता है। काम क्या है इसका, एज ए कैटालिस्ट वर्क करते हैं। एंजाइम्स आर नॉट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शंस। वो उस रिएक्शंस के अंदर कंज्यूम नहीं होते हैं, वो सिर्फ उसको स्पीड अप करने का काम करते हैं। दे ओनली पार्टिसिपेट इन द रिएक्शंस बट रीजनरेट एट एंड ऑफ द रिएक्शंस। सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाया और खुद एज इट इज क्या है उस रिएक्शन से एंजाइम क्या है रिमूव हो जाता है। सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम फॉर्मेशन, प्रोडक्ट प्लस एंजाइम। उसने सबस्ट्रेट को एंजाइम में कन्वर्ट किया और एंजाइम खुद क्या है बाद में उस रिएक्शंस के बाद में एज इट इज क्या है रिमूव हो जाता है। हाईएस्ट रिएक्शन रेट, रेट ऑफ द एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस एट 10⁻⁶ to the 10⁻12 टाइम्स फास्टर देन अनकैटालाइज्ड रिएक्शंस। एंजाइम का काम ही यही होता है कि वो उस रिएक्शंस को क्या है उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। उसकी रिएक्शंस को जैसे 10⁻⁶ से लेकर 10⁻12 टाइम्स तक उसको इंक्रीज कर देता है। जो पहले रिएक्शंस 1 मिनट में हो रही थी वो अब क्या है विद इन सेकेंड्स के अंदर कंप्लीट हो जाती है, या फिर 1 घंटे में होती है तो वो 1 मिनट में हो जाती है, क्योंकि रिएक्शंस की जो स्पीड है वो क्या है इंक्रीज कर दी जाती है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम। यही उनका फंक्शन होता है। माइल्डर रिएक्शंस कंडीशंस, एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस ऑकर एट फिजियोलॉजिकली पीएच टेम्परेचर एंड द पीएच। जो बॉडी का टेम्परेचर या पीएच होता है स्पेसिफिक पीएच और उसके ऊपर क्या है वो कंडीशंस उनके लिए क्या है वेरिएबल होती हैं। जो जिस पीएच पर काम करता है या जिस टेम्परेचर पर काम करता है वो एंजाइम तभी एक्टिव होगा, अदरवाइज वो एक्टिव नहीं होता है। ग्रेटर रिएक्शन स्पेसिफिसिटी, रिएक्शंस के साथ ही स्पेसिफिक होते हैं। ऐसा नहीं है कि डाइजेस्टिव एंजाइम सर्कुलेटरी के सिस्टम के एंजाइम का काम कर देगा या फिर जो ब्लड के अंदर एंजाइम काम कर रहा है वो डाइजेशन का काम कर देगा। वो सब अलग अलग होते हैं, उनकी क्या होती है स्पेसिफिसिटी होती है। जैसा एंजाइम का फंक्शन है वो सिर्फ वहीं काम करेगा और जगह काम नहीं कर सकता है। एंजाइमेटिक रिएक्शंस आर हाईली स्पेसिफिक, वो क्या होती है स्पेसिफिक होती हैं। ऑफन स्टीरियो स्पेसिफिक फॉर बोथ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, दोनों ही क्या है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्या होते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं। वो एंजाइम भी उनके लिए क्या स्पेसिफिक होता है।
द डिग्री ऑफ एंजाइम स्पेसिफिसिटी वेरीज एंड डिपेंड ऑन द एंजाइम। ये डिपेंड करता है कि वो एंजाइम कैसा है, कैसी रिएक्शंस है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको स्पेसिफिसिटी कैसी है, वो दूसरी किसी को रिएक्शंस को कैटालाइज नहीं कर सकता। कैपेसिटी फॉर रेगुलेशन, एंजाइमेटिक रिएक्शंस कैन बी रेगुलेटेड बाय द सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट, एंजाइम कंसंट्रेशन एंड आल्सो बाय द एलोस्टेरिक एंड द कोवेलेंट मॉडिफिकेशन ऑफ द एंजाइम। रेगुलेट, एंजाइम को भी रेगुलेट किया जाता है, वो उस पर डिपेंड करता है कि कैसा सबस्ट्रेट है, उसे कैसे कितना प्रोडक्ट बनना है, उनकी कंसंट्रेशन कैसी है, फंक्शन कैसे है, स्ट्रक्चर कैसी है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। एंजाइम की कंसंट्रेशन कैसी है, तभी तो रिएक्शंस की स्पीड है जो वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा। एलोस्टेरिक बिहेवियर तो शो नहीं कर रहा, उसके अंदर कोवेलेंट मॉडिफिकेशन तो नहीं है, उन सब के ऊपर भी क्या है ये डिपेंड करता है। ये उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, इन सब के साथ क्या है एंजाइम में अपना रिएक्शंस जो है वो स्पेसिफिकली उस रिएक्शंस को कंप्लीट करता है उस लोकेशंस के ऊपर। एंजाइम की स्ट्रक्चर कैसी होती है? एंजाइम्स आर लीनियर चेन ऑफ द अमीनो एसिड्स बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन्स। तभी किस लिए बने हैं? अमीनो एसिड से। विच गिव राइज टू द 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है उनकी। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड स्पेसिफाई द स्ट्रक्चर विच इन टर्न आइडेंटिफाई द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। वो कैसे अमीनो एसिड की सीक्वेंस के ऊपर उनकी स्ट्रक्चर डिपेंड करती है और उसी के ऊपर उनकी कैटालिटिक एक्टिविटी डिपेंड करती है। अपॉन हीटिंग, जब हम उस एंजाइम को हीट कर देते हैं, एंजाइम स्ट्रक्चर्स जनरेट, वो अमीनो एसिड्स क्या करेंगे? टूट जाएंगे। तो एंजाइम की स्ट्रक्चर भी क्या है? टूट जाती है, डीनेचर हो जाती है, रिजल्टिंग ए लॉस ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। और उस ड्यूरेशन में एंजाइम अपना स्पेसिफिक फंक्शन नहीं करेगा, क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर ही मेंटेन नहीं है, तो वो किस तरीके से करेगा? वो तो खुद ही डीनेचर है। दैट टिपिकली एसोसिएटेड विद द टेम्परेचर। तो वो क्या है? टेम्परेचर के साथ भी क्या उसकी एक्टिविटी डिपेंड करती है। कंपेयर टू इट्स सबस्ट्रेट, एंजाइम आर टिपिकली लार्ज with varying size ranging from 62 amino acid residue to an average 2500 residue found in the fatty acid synthase। जो एंजाइम्स होते हैं कंपैरेटिवली जो इनका सबस्ट्रेट होता है उससे क्या होते हैं? लार्ज होते हैं। एंजाइम क्या है? टिपिकली लार्ज होते हैं, उनका साइज डिपेंड करता है। जैसे 62 अमीनो एसिड का रेजिड्यू है, जो फैटी एसिड्स के इतने रेजिड्यू को सिंथेज का फैटी एसिड सिंथेज का जो एंजाइम है वो इतने मॉलिक्यूल से क्या है मिलकर बनता है। 62 अमीनो एसिड्स और द 2 लाइक इतने रेजिड्यूज उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओनली ए स्मॉल सेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन द कैटालिसिस एंड इज सिचुएटेड नेक्स्ट टू द बाइंडिंग साइट। जो प्रोटीन की पूरी स्ट्रक्चर है उसके अंदर छोटा सा जो सेक्शन होता है उसका सिर्फ वही क्या है उस कैटालिसिस में इन्वॉल्व होता है, बाकी क्या होता है? बाइंडिंग साइट्स होते हैं। कैटालिटिक साइट्स, बाइंडिंग साइट्स, मैं कहने का मतलब क्या है कि एंजाइम के पास 2 साइट्स होती है, एक तो कैटालिटिक साइट और एक बाइंडिंग साइट। दोनों की दोनों क्या करती हैं? टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स द एंजाइम एक्टिव साइट। ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? एंजाइम की एक्टिव साइट। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि एंजाइम की एक्टिव साइट में कौन सी 2 साइट्स होती हैं, वन इज द कैटालिटिक साइट, सेकेंड वन इज द बाइंडिंग साइट। ए स्मॉल नंबर ऑफ द राइबोजाइम एग्जिस्ट विच सर्व एज द आरएनए बेस्ड बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। ये हमने पहले भी बताया आपको कि राइबोजाइम कैसा होता है? आरएनए की बेस्ड होता है और क्या काम करता है? ये कैटालिसिस या फिर एंजाइम की तरह एक्ट करता है, तो उनको राइबोजाइम बोलते हैं। इट रिएक्ट इन द कॉम्प्लेक्स विद प्रोटीन्स। तो ये क्या है? प्रोटीन्स की फॉर्मेशन में आरएनएज उनका हेल्प करता है और उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? आरएनएज डिपेंडेंट। एंजाइम की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो 6 टाइप ऑफ एंजाइम्स होते हैं। कैटेगरीज: ऑक्सीडो रिडक्टेज होते हैं, ट्रांसफेरेज एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलेसिस एंजाइम, लाइगेज एंजाइम और आइसोमरेज और लाइगेजिस एंजाइम। दैट वन इज द लाइगेज एंड दैट वन इज द लाइगेजिस, बोथ आर डिफरेंट एंजाइम्स। तो 6 टाइप ऑफ कैटेगरीज ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द बायोलॉजिकली सिस्टम्स। तो 6 हैं, इसमें हम आपको बताते हैं कि कैसे करते हैं ये। फर्स्ट वन इज द ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं उनको कंप्लीट करवाते हैं। The enzyme oxidoreductase catalyze the oxidation reactions where the electron tend to travel from one form of a molecule to the another. ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो होती हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस जो होती हैं उनको कंप्लीट करवाते हैं। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज के अंदर क्या ऑक्सीडेशन कंप्लीट होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवाने का जो काम होता है वो कौन करता है? ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स करते हैं। या फिर H+ आयंस की अगर हम बात करते हैं, उनको ट्रैवल करवाना होता है तो उनको क्या होते हैं? उसके ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम।
ट्रांसफेरेज एंजाइम नाम में ही है ट्रांसफर करना, किसी भी एक फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर कर देना। ट्रांसफेरेज एंजाइम हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप अमंग एक्सेप्टर एंड द डोनर मॉलिक्यूल्स। ट्रांसफेरेज एंजाइम में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर एक फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसफेरेज एंजाइम। हाइड्रोलाइसिस एंजाइम, हाइड्रोलाइसिस आर द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स विच कैटालाइज द हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस by adding water to cleave the bond and hydrolyze it। हाइड्रोवेंस किस वर्ड से आता है? वाटर से। वाटर के मॉलिक्यूल का यहाँ पर यूज होगा और उसका हाइड्रेशन करवा दिया जाएगा। तो हाइड्रोलाइसिस के अंदर क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस के अंदर क्या है? वाटर को यूज कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है और उसके बॉन्ड्स को क्लीव कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाएगा जिस मॉलिक्यूल्स के साथ ये बाइंड करेगा। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। और एंजाइम कौन से हेल्प करते हैं? हाइड्रोलाइसिस। नेक्स्ट वन इज द लाइएसिस। लाइएसिस के अंदर क्या होता है? किसी भी चीज़ को ऐड करना है। लाइएज के अंदर क्या है? ऐड है, जैसे कि इसको ऐड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया अक्रॉस डबल बॉन्ड्स एंड और एलिमिनेट दीज टू क्रिएट डबल बॉन्ड्स। वाटर को ऐड कर दिया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर दिया जाएगा, अमोनिया को ऐड कर दिया जा सकता है। तो उसमें क्या डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन है या फिर एलिमिनेशन है, और इसको क्या है? डबल बॉन्ड और एलिमिनेट दीज टू क्रिएट द डबल बॉन्ड्स। इसमें डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो भी सकती है, क्लीव भी हो सकता है, एलिमिनेट भी हो सकता है। तो ये कौन करवाएगा? लाइएसिस। आइसोमरेज, आइसोमर क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके फंक्शनल उनका कैरेक्टर्स क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है? सेम होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या उनके डिफरेंट होते हैं। लेकिन अगर हम टोटली में उनका फंक्शनल फॉर्मूला अगर हम बात करते हैं, फॉर्मूला उनका क्या होता है? सेम होता है। तो उनकी फॉर्मेशन कौन करवाता है? आइसोमरेज एंजाइम। Isomerase enzymes catalyze the structural shifts present in a molecule, thus causing the change in the shape of the molecule। ये कौन करवाएगा? आइसो एंजाइम। मॉलिक्यूल की शेप चेंज करना, आइसोमर की फॉर्मेशन करवाना, वो कौन करवाता है? आइसोमरेज। लाइगेज, किसी भी चीज को ऐड करना। लाइगेजेस एंजाइम आर नोन टू चार्ज द कैटालिसिस ऑफ ए लाइगेशन प्रोसेस। लाइगेज करना होता है इसमें ऐड करना, दो चीज़ों को जोड़ना। तब कहाँ कौन सा एंजाइम काम करता है? लाइगेजेस एंजाइम। तो ये 6 टाइप ऑफ वेराइटीज ऑफ द एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। तो इनके अलग अलग फंक्शंस हैं, ये आपको बता दिए। अब छोटी छोटी सी टर्मिनोलॉजी आती हैं इसके अंदर कि एंजाइम्स कैसे काम करता है। तो उसके अंदर छोटे टर्म्स हैं, जैसे कोफैक्टर्स जो होते हैं। क्या होते हैं कोफैक्टर्स? कोफैक्टर्स आर नॉन प्रोटीनस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एंजाइम के साथ अटैच होते हैं। क्योंकि एंजाइम तो प्रोटीन का है, एंजाइम तो जो ज़्यादातर प्रोटीन्स के बने हुए हैं या फिर आरएनएस का है। तो अगर हम नॉर्मल बात करते हैं तो जो प्रोटीन्स के एंजाइम्स हैं, तो उसमें जो नॉन प्रोटीनस पार्ट लगा हुआ है उसके फंक्शंस के लिए, उसको बोलते हैं हम कोफैक्टर। को मीन्स होता है साथ, फैक्टर मीन्स उसको अफेक्ट करना। तो कोफैक्टर एंजाइम के साथ है, लेकिन किस नेचर का है? नॉन प्रोटीनस नेचर का है। एक कोफैक्टर इज एसेंशियल फॉर द फंक्शनल ऑफ एन एंजाइम। एक एंजाइम के फंक्शन के लिए कोफैक्टर का होना बहुत जरूरी है। याद कैसे रखोगे इसको? कोफैक्टर कैसा होता है? को CO, नॉन NO, नॉन प्रोटीनस। प्रोटीन एंजाइम कैसा होता है? प्रोटीन का, लेकिन कोफैक्टर कैसा होगा? नॉन प्रोटीनस। जैसे याद रखने का CONO, नो प्रोटीन नहीं है उसके अंदर। एंजाइम के फंक्शन के लिए कोफैक्टर का होना बहुत जरूरी है। एन एंजाइम विदाउट ए कोफैक्टर इज कॉल्ड द एपो एंजाइम। अगर उस एंजाइम के अंदर कोफैक्टर नहीं है तो वो क्या बोला जाएगा? एपो एंजाइम। एन एंजाइम एंड इट्स कोफैक्टर टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द होलो एंजाइम। एंजाइम में खुद एंजाइम और उसके साथ उसका कोफैक्टर दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? होलो एंजाइम। होलो मीन्स कंप्लीट, कि अब वो एंजाइम क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। अगर वो विदाउट कोफैक्टर है तब हम उसको क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स के अलग अलग टाइप्स हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, कोएंजाइम्स, मेटालाइट्स। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स कौन से होते हैं? दीज आर कोफैक्टर्स टाइटली बाउंड टू एन एंजाइम ऑल टाइम्स। हमेशा क्या होता है? उसके साथ बाइंड अप करके रहते हैं। ए FAD इज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट इन द मैनी एंजाइम्स। ये क्या है? FAD जो होता है ज़्यादातर क्या प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो एंजाइम के साथ कोफैक्टर की तरह बाइंड करके रहता है ऑलवेज। कोएंजाइम क्या होता है? कोएंजाइम बाइंड टू द एंजाइम ओनली ड्यूरिंग द कैटालिसिस।
ये तो हमेशा ऑल टाइम का है, प्रोस्थेटिक ग्रुप तो उसके साथ बाइंड रहे, लेकिन कोएंजाइम कब बाइंड करता है, जब उसके रिएक्शंस को उसको कैटालाइज करना होता है। जब एंजाइम किसी रिएक्शन को कैटालाइज करेगा तब उसके साथ जो कोफैक्टर बाइंड करके रखता है, दैट इज द कोएंजाइम, उस एंजाइम को हेल्प करता है उसकी रिएक्शंस के लिए। एट ऑल अदर टाइम्स इट इज डिटैच फ्रॉम द एंजाइम, और टाइम में क्या होता है वो उससे अलग होता है। जैसे NAD पॉजिटिव इज ए कॉमन कोएंजाइम। NAD पॉजिटिव जो होता है वो क्या है, कोएंजाइम की तरह काम करता है। जब एंजाइम को अपना स्पेसिफिक कैटालिसिस रिएक्शन प्रोसेस कंप्लीट करना होता है तब वो एंजाइम के साथ बाइंड कर जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कोएंजाइम। मेटल आयंस, फॉर द कैटालिसिस ऑफ सर्टेन एंजाइम्स ए मेटल आयन इज रिक्वायर्ड एट इट्स एक्टिव साइट टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। मेटल आयंस की रिक्वायरमेंट होती है जब कोई भी रिएक्शंस कैटालिसिस हो रही है या फिर करवा रहा है जब वो एंजाइम, तो उसकी एक्टिव साइट के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। एक्टिव साइट्स जो एंजाइम की एक्टिव साइट्स जो होती हैं वहाँ पर उसको बॉन्ड जो बनाना होता है उसको कोऑर्डिनेट करती हैं। Zn2+ is a metal ion cofactor and is used for a number of enzyme. Zn+ metals ions जो है जब ये दो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देता है, पॉजिटिव एक्शन में होता है, आयनिक फॉर्म में जब होता है तब ये क्या है, एज ए कोफैक्टर यूज होता है, मेटल आयन कोफैक्टर, क्योंकि मेटल है और ये एंजाइम के बहुत सारे नंबर ऑफ एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में क्या है, ये हेल्प करता है। डिफरेंस क्या होता है एपो एंजाइम और होल एंजाइम में, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं और कोई भी स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शंस के अंदर। सिर्फ क्या होता है, RNA क्या होता है, वो प्रोटीन का, राइबोजाइम्स जो है वो प्रोटीन का नहीं बनता, अदरवाइज सभी एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन के मिलकर बनते हैं। और प्रोटीन किससे मिलकर बनता है, अमीनो एसिड से। तो जिसके अंदर जो नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है वो क्या होता है, हमारा कोफैक्टर, और उसके बिना हम एंजाइम को बोलते हैं एपो एंजाइम। कोफैक्टर प्लस एंजाइम इज नॉन इक्वल टू द होलो एंजाइम, ये आपको पहले ही बता दिया है, फिर भी आपको इसके डिफरेंसेस अच्छे से याद कर लेने हैं। तो सिंपल है, हमारे पास दो एंजाइम हो गए, तो सिंपल एंजाइम्स एक होते हैं कॉन्जुगेट एंजाइम्स। सिंपल एंजाइम्स जो प्रोटीन के मिलकर बनते हैं, उनको कोई और पार्टिकल्स की या फिर और मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो वो क्या है, सिंपल एंजाइम्स। जैसे ट्रिप्सिन होता है जो प्रोटीन का मिलकर बनता है, पेप्सिन जो होता है दैट इज ओनली द प्रोटीन यूनिट्स, तो ये सिंपल है। कॉन्जुगेट या फिर होलो एंजाइम्स में क्या होता है, उनको एक और पार्ट्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है। They consist of a protein as well as a non-proteinous part essential for the activity. इनको खुद की एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए प्रोटीनस नेचर के तो ये हैं ही, इनके साथ साथ एक नॉन प्रोटीनस पार्ट की भी रिक्वायरमेंट होती है। द प्रोटीनस पार्ट ऑफ द होलो एंजाइम इज नोन एज द एपो एंजाइम विच इज इनएक्टिव। अब इस केस में वो इनएक्टिव रहेगा क्योंकि उसको एक्टिव होने के लिए उसका जो एंजाइम है, कॉन्जुगेट जो एंजाइम्स है या फिर एपो एंजाइम जिसको कोफैक्टर जिसको हम बोलते हैं, उस कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। नॉन प्रोटीनस पार्ट इज कॉल्ड ए कोफैक्टर एंड इज नेसेसरी फॉर द कैटालिटिक फंक्शन ऑफ द एंजाइम। इसको अब किसकी जरूरत है, कैटालिटिक फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए इसको नॉन प्रोटीनस पार्ट की जरूरत है। दैट नॉन प्रोटीनस पार्ट इज नोन एज द कोफैक्टर। मेटल आयंस हो सकते हैं मैग्नीशियम 2+, Fe3+, Zn2+, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या फिर कोएंजाइम्स हो सकते हैं NAD पॉजिटिव, NADP पॉजिटिव, FAD पॉजिटिव, एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोई और प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है, जैसे कैटालेज हैं, इनको इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज है, पायरुवेट काइनेज है, DNA पॉलीमरेज है, इन सब को क्या है, किसी न किसी कोफैक्टर की क्या है रिक्वायरमेंट होती है। सो होलो एंजाइम इज एन एक्टिव एंजाइम कोफैक्टर कॉम्प्लेक्स दैट इज एन एपो एंजाइम अटैच्ड टू ए कोफैक्टर। एपो एंजाइम इनएक्टिव होता है, उसके साथ कोफैक्टर जुड़ जाएगा, वो होलो एंजाइम हो जाएगा और वो क्या है, अब एक्टिव भी हो जाता है। तो ये क्या है, इसके फंक्शन है। ये डिफरेंस होता है सिंपल या कॉन्जुगेट एंजाइम। ये वर्डिंग डिफरेंस थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। कॉन्जुगेट एंजाइम, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, कोफैक्टर, प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो ये क्या होते हैं सारे, मैंने आपको एक एक करके अलग अलग सभी बता दिए हैं, तो अच्छे से इनको याद कर लेना। देखो, एपो एंजाइम अकेला पार्ट है, इसके साथ कोएंजाइम है, ये इसके साथ जुड़ने वाले जो पार्ट है उसको हम कोएंजाइम बोलेंगे या कोफैक्टर बोलेंगे। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मेटालिक आयंस हो सकता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है या फिर कहीं कोएंजाइम हो सकता है, कोफैक्टर जिसको हम बोलते हैं। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं,
होलो एंजाइम बनाते हैं, सबस्ट्रेट क्या करेगा अभी यहाँ पर इसके साथ बाइंड कर जाएगा और सबस्ट्रेट को क्या है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ये देखो एपो एंजाइम और होलो एंजाइम के अंदर क्या डिफरेंस होते हैं। होलो एंजाइम क्या होता है, कंप्लीट होता है, जिसमें एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर होता है। एपो एंजाइम क्या होता है, एंजाइम प्रोसेस होता है विदाउट, जो कोफैक्टर के बाइंड करने के बाद एक्टिव होता है, या फिर विदाउट कोफैक्टर हम किसको क्या बोलेंगे उसको एपो एंजाइम। इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम, दैट इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। होलो एंजाइम क्या होता है, तब तक इनएक्टिव रहता है जब तक उसके साथ जुड़ता नहीं है। कैटालिटिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम, एपो एंजाइम जो होते हैं, कंसिस्ट ऑफ द प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम, ये प्रोटीनस पार्ट होता है। ये क्या है, एपो एंजाइम कंसिस्ट ऑफ द एपो एंजाइम एंड वन ऑफ द सेवरल कोफैक्टर्स, ये सारे क्या इसके अंदर जुड़ते हैं। और इनकम्प्लीट एंजाइम्स दैट आर लेस कॉम्प्लेक्स, ये क्या होते हैं, कंप्लीट होता है और कॉम्प्लेक्सिटी शो करता है। होलो एंजाइम जो होता है, ये इधर होलो एंजाइम है और ये एपो एंजाइम है। कैटालिटिकली कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आर कंसिडर्ड एज द एपो एंजाइम। कैटालिटिक कंपोनेंट जो होता है उसको हम एपो एंजाइम बोलते हैं, और जब इसके साथ मल्टी सब यूनिट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज इज कंसिडर्ड एज ए होलो एंजाइम, वो उसके साथ मिलकर क्या है कंप्लीट हो जाता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम्स। तो ये क्या इसके डिफरेंसेस थे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको इतना ही करवाया है, तो इसके साथ साथ आपको कंप्लीट कर लेना है। एक स्लाइड और आएगी इसकी, तो उसको भी आपके साथ कंप्लीट करवा देंगे।